चलो, राष्ट्रपति को लेके पूरा जो हम अनुच्छेद देखे थे 52 से लेकर कहाँ तक, आपका 62 तक पूरा हो चुका था। और भाग 5 में 52 से 62 तक का जो आर्टिकल है किससे संबंधित है बोलेंगे तो राष्ट्रपति से क्या है, रिलेटेड है। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जल्दी बताओ? राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं उसके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। जो हम आगे के आर्टिकल में हम उस चीज को भी पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उनकी शक्तियों को भी यहां पढ़ा जाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहला जो हम शक्ति देखते हैं जिसका नाम है सैन्य शक्ति। कौन सा शक्ति बता दो? सैन्य शक्तियां। चलो, सैन्य शक्तियों के बारे में अगर किसी को जानकारी होगा तो बता सकता है। चलो बताइए, सैन्य शक्ति को लेके किसी को नॉलेज? जल सेना, थल सेना और वायु सेना का भी होता है, एक सेना क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है नहीं, उसी को हम बोलते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख। क्या बोलते हैं? चलो, सैन्य शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या क्या याद रखना है। तो राष्ट्रपति जो होता है ये आपका याद रखेंगे, सैन्य शक्ति के अंतर्गत आपको याद रखना है कि ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेना का मतलब कौन कौन सा? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो लिख देता हूं मैं, जल सेना, थल सेना और क्या बता दोगे? वायु सेना। तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होने के कारण जल सेना का, थल सेना का और वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी करता है। प्रमुखों की क्या करता है जल्दी बता दो? नियुक्ति। आ रहा बात समझ में? तो ये सैन्य शक्ति के अंतर्गत पहले आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? तीनों सेनाओं का तो खुद प्रमुख हो गई होगा, जल, थल और वायु। और जल सेना का जो प्रमुख होगा, थल सेना का जो प्रमुख है और वायु सेना का जो प्रमुख है, उनकी ये क्या करता है? नियुक्ति करने का भी काम करता है सैन्य शक्ति के अंतर्गत। क्लियर यहां तक सबका? है ना? दूसरा चीज यहां देखते हैं, सैन्य पावर के अंतर्गत आपको और क्या याद रखना है। तो इसमें जैसे मान लो कि कभी भी हमको युद्ध का प्रारंभ करना है। किसका प्रारंभ करना है? युद्ध का प्रारंभ करना हो, ठीक है ना, या युद्ध की समाप्ति करना हो, ठीक है, युद्ध का क्या बता दो? प्रारंभ या युद्ध की समाप्ति। जब भी हमको करना होता है तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति में इसको याद रखना है। जैसे मान लो भारत देश का युद्ध किसी देश के साथ चल रहा है, तो युद्ध का प्रारंभ की घोषणा या युद्ध अब समाप्त करते हैं इसकी घोषणा, दोनों ही काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है सैन्य शक्ति के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो, तीसरा चीज आपको याद रखना है, सेनाओं के पास अलग से खुद का न्यायालय भी होता है। समझ आ पा रहा है? जिसको हम बोलते हैं सैन्य न्यायालय। क्या बोलते हैं? सैन्य न्यायालय। ठीक है। चलो, ये जो सैन्य न्यायालय द्वारा जो होता है, सेना उस सैन्य न्यायालय के अंतर्गत जो भी सैन्य कर्मचारी होते हैं सेनाओं के अंतर्गत, अगर कुछ विरोध का मतलब कुछ गलत काम करते हैं तो उनको सजा भी सुनाया जा सकता है सैन्य न्यायालय के द्वारा, क्योंकि उनका अलग से क्या होता है? न्यायालय। तो सैन्य न्यायालय के द्वारा यदि कुछ सजा सुनाया गया है तो उस सजा को कौन माफ कर सकता है? तो आपको बताना है कि माफ करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? तो ये सैन्य शक्ति में इतना भी आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना? तो फिर से एक बार देख लो जल्दी से, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के बारे में यदि आपको कभी कहीं बताना है या लिखना है कहीं भी रिटर्न में, तो इतना चीज आपको लिखना होगा। समझ आ पा रहा है कि राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। समझ आ पा रहा है ना? और साथ ही साथ
जब भी भारत देश का युद्ध किसी अन्य देश के साथ चलता है तो युद्ध का प्रारंभ की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और अंतिम चीज हमको याद बताना है कि सैन्य न्यायालय द्वारा यदि किसी को सजा सुनाया गया है, किसी भी सेना के कर्मचारियों को, तो उनको माफ कौन कर सकता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? है ना? चलो, तो ये हो गया सैन्य शक्ति। अब आते हैं सेकंड नंबर में, जिसको हम बोलेंगे राजनीतिक शक्ति। क्या बोलते जल्दी बता दो? राजनीतिक शक्तियां। चलो, राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से पहलू आपको पता होने चाहिए इस राजनीतिक शक्ति के अंदर? ठीक है, चलो ध्यान देंगे सामने इधर। तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले आपको यह बताना है कि राजनीतिक शक्ति के तहत ये किन की नियुक्ति करता है। तो जैसे भारत देश का, जैसे कोई व्यक्ति, मतलब भारत देश का कोई नागरिक है, वो कोई दूसरे देश में जाता है, और दूसरे देश में यदि जाता है तो हम दूसरे देश में जाने के बाद हमारे देश का कौन सा आदमी वहां बैठा होता है? तो जो आदमी बैठा होता है हमारे देश का प्रशासनिक रूप से, उसको हम बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। तो भारत देश को जहां जहां का वीजा प्राप्त है वहां वहां राजदूत आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है? और यदि हम वहां वीजा के लेके जाते हैं तो आप भारत देश से यहाँ आए हैं, इसका पूरा बायोडाटा उनके पास पहुंच जाता है कि कौन सा व्यक्ति इस देश में आया है और कितने दिन के लिए आया है। बात समझ पा रहे हो? तो राजदूत जो होते हैं, तो इन राजदूतों की जो नियुक्ति होता है, राजदूतों की क्या बता दो? नियुक्ति। तो ये नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? किस शक्ति के तहत? तो उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक शक्ति के तहत किया जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? तो ये ऐसे राजदूत हैं जो भारत से गए होते हैं, भारत से दूसरे देश में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूसरे देशों में जाएंगे और वहाँ भारत के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहाँ बैठते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं? आ रहा बात समझ में? तो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। और ये राजदूत कौन होंगे? भारत से कोई दूसरे देश में जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे, हमारा राजदूत दूसरे देश में भी गए हैं, तो दूसरे देश का राजदूत भी हमारे यहाँ आएगा ना। समझ आ पा रहा है? अगर वहां वाले यहाँ आते घूमने के लिए तो उनका पूरा बायोडाटा उनके राजदूत के पास होगा, जिसको अपन एम्बेसडर बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो अगर हम बात करते हैं दूसरा चीज, दूसरे देश का राजदूत यदि भारत में आता है, कहाँ आता है? यदि भारत में आता है तो इसको परमिशन पहले लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, कि हम यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कर। समझ आ पा रहे हैं? तो दूसरे देश का कोई राजदूत यदि भारत में आता है तो इसको परमिशन या अनुमति ये भी कौन देता है? राष्ट्रपति ही देगा। कौन देगा? आपका राष्ट्रपति। किस शक्ति के तहत? राजनीतिक शक्ति में ये लिखा गया है। समझ आ पा रहे हैं कि दूसरे देश का यदि कुछ राजदूत भारत में आता है तो उसको किनसे अनुमति लेना होगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। क्लियर है सबका? ठीक। अच्छा, इसके बाद यदि हम देखते हैं आगे कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश में जाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। क्या होना चाहिए? जल्दी बता दो। पासपोर्ट के बिना कैसे जाएंगे? अगर भारत के अंदर ही भ्रमण कर रहे हैं तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं होता, केवल टिकट होना चाहिए। लेकिन भारत से बाहर अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना? पासपोर्ट, अगर जिस देश में वीजा की अनुमति, वीजा लगता है वहां उसके वहां के लिए वीजा भी होना चाहिए। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो ध्यान ये रखना है कि हमको मेन जरूरत होता है किसका? जल्दी बताओ। पासपोर्ट। वीजा तो एक प्रकार का कितने दिन तक रुकना है उसके लिए अनुमति पत्र है, बस। समझ में आ रहा है? उतने दिन की अनुमति मिले है। लेकिन पासपोर्ट, एक देश से दूसरे देश जाना है तो हमको उसका आवश्यकता होता है। तो हमको याद रखना है कि भारत की जनता हो या कोई भी अधिकारी हो, उसके लिए पासपोर्ट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और हम यदि कोई दूसरे देश में गए हैं तो हमारा राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है हम लोग। समझ आ रहा है कि कुछ भी होता है तो उसके नेतृत्व में सारा काम होता है, और वो राजदूतों के माध्यम से होगा, क्योंकि राजदूतों की नियुक्ति किया होता है। तो वो उनके बोलेगा कि हमारे देश का व्यक्ति यहाँ यहाँ आया है
इतने दिन के लिए यदि कुछ प्रॉब्लम है तो हम एम्बेसडर को जाके बताते हैं, या पासपोर्ट गुम भी जाता है ना तो एकदम हम एम्बेसी जाते हैं कि हमको नया पासपोर्ट बनाना है, हम इस देश के हैं, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? क्योंकि हर देश का जाएंगे तो हर प्रशासनिक एम्बेसी होते हैं, तो वहां जाके हमको बताना होता है। समझ आ पा रहा है? तो पासपोर्ट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किस शक्ति के तहत? राजनीतिक शक्ति में। इतना आपको याद रखना है। आ रहा बात समझ में आता है? चलो तो पहला बता दो क्या लिखे अपन। राजदूतों की क्या करता है? नियुक्ति। दूसरे देश से यदि कोई आता है तो उसको अनुमति। और तीसरा क्या बता दो? पासपोर्ट जारी करने का क्या होता है? अधिकार। साथ ही साथ यदि भारत देश का कुछ मामले हैं, ठीक है ना, और दूसरे देश के साथ समझौता या संधि करना है, क्या करना है जल्दी बता दो। दूसरे देश के साथ समझौता करना हो, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, संधि करना हो, तो उस पे किसका नाम लिखा जाता है? तो उसमें राष्ट्रपति के नाम से ही कभी भी दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, समझौता या संधि किया जा सकता है। तो ये इतना याद रखना है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? राजनीतिक शक्ति में। इतना आपको ध्यान रखना। चलो फिर से बता दो, पहला क्या है? राजदूतों की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा, दूसरे देश से राजदूत आते हैं तो उनको अनुमति देगा। तीसरा, पासपोर्ट जारी करने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। और तीसरा, समझौता या संधि सदैव किसके नाम पर की जाती है? राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? राजनीतिक शक्ति में। इतना याद रखना है। क्लियर है सबका यहाँ तक? सैन्य शक्ति याद रहेगा। सैन्य शक्ति में हम तीन चार चीज देखे थे। जैसे पहला क्या बता दो? तीनों सेनाओं का प्रमुख, युद्ध का प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा, और सैन्य न्यायालय के सजा को क्या करना, माफ करना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति में। क्लियर यहां तक सबका? चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति का विधायी शक्तियां। चलो, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसको हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे यहां पास कि विधायी का मतलब क्या होता है, विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है। तो विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून निर्माण की शक्ति। यहां हम देखेंगे विधायी शक्ति के अंदर हम क्या देखेंगे, देश के लिए कानून निर्माण की जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है। तो देश में यदि कानून लाना होता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस सिंपल ये होता है कि उनको हम 3 स्थानों से आगे पास कराएंगे। यदि मान लो कि कोई विधेयक है, क्या बता दो कुछ, विधेयक, विधायक नहीं बोल रहा हूं, क्या है, विधेयक। विधेयक जो होता है क्या समझ आता है? विधेयक किसको बोलते हैं? विधेयक कानून नहीं होता, अधिनियम कानून होता है। विधेयक एक होता है अस्थायी प्रारूप होता है जिसको सदन में रखेंगे, अब जिस उसको फिर पढ़ के सुनाएंगे, और यदि उसमें किसी लाइन कोई किसी को कोई चीज प्रॉब्लम है किसी चीज से तो उसको हटा वटा के एकदम मुख्य रूप से फिक्स वाला फिर रेडी करते हैं। समझ आ रहा है? तो फिक्स वाला जब रेडी होता है तो उसको पहले हम कहाँ से पास करवाएंगे? लोकसभा से। फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा। कहाँ जाएगा? और उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति का जैसे ही क्या हो जाता है, हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर के बाद ये जो विधेयक होता है यही विधेयक बनता है अधिनियम। क्या बनता है? अधिनियम। और अधिनियम को ही हम कानून या विधि बोलते हैं। समझ आ पा रहा है? तो ये जो पावर है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संभव है क्या? नहीं है। तो इसी को हम उसको उनकी विधायी शक्ति में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जल्दी बता दो? विधायी शक्ति की विधि या कानून निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसमें राष्ट्रपति की भी भागीदारी होती है, क्योंकि उसको कौन सा पावर दिया गया है? विधायी शक्ति उनके पास होता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो विधि बनने के लिए क्या होता है? सबसे पहले अस्थायी प्रारूप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक। ये सभी सदनों से काट छाट होकर पारित होगा और अंत में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यही जो अस्थायी प्रारूप था जिसको हम विधेयक बोले थे वही क्या बन जाता है? अधिनियम। तो विधेयक का क्रमांक अलग चलता है, ठीक है ना,
और अधिनियम का क्रमांक अलग चलेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, अगर कुछ विधेयक मान लो आपका 98 नंबर का है, तो अधिनियम की संख्या या तो 98 होगा या तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो अधिनियम का जो क्रमांक होगा वो 98 या उससे सदैव क्या होता है, कम ही होगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि कुछ कुछ विधेयक आते हैं लेकिन वो पारित नहीं हो पाता, लेकिन क्रमांक तो लिखा जाता है इस नंबर का था, भले वो पारित हो चाहे मत हो। अगर पारित होगा तो सेम नंबर चलते रहता, पहला नंबर का है पारित हो गया, दूसरे नंबर का है पारित हो गया, तीसरे नंबर का है पारित नहीं हुआ। समझ आ रहा है? चौथे नंबर का आया जो पारित हो गया, लेकिन इसके लिए तो तीसरा हो गया। अब समझ पा रहे हो? तो ये चेंज रहते हैं, ऐसा समझना मत कि विधेयक और अधिनियम का क्रमांक सदैव सेम नहीं रहेगा। आया बात समझ में? शुरू शुरू के सेम रह सकते थे, लेकिन बीच में जैसे ही कोई चीज कोई विधेयक पारित नहीं हुआ होगा तो इसलिए आंकड़े गड़बड़ा गए होंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो कंफ्यूजन हो जाते हैं अधिकांश लोग जब विधेयक का नंबर सुनते हैं और अधिनियम का नंबर सुनते हैं। तो आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। तो ये होता है, जैसे मान लो ये विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए ये दो सदन जब सत्र में होते हैं, क्या होता है जल्दी बता दो, सत्र में, तभी ये प्रोसेस होता है। अगर ये दोनों सदन सत्र में नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सत्र में होते हैं तभी विधेयक लाया जाता है। और सत्र जैसे चलता है, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, ये 3 सत्र अपने यहाँ होते हैं। और ये जो सत्र लगता है तो उसी समय ये प्रोसेस होता है। ठीक है? लेकिन मान लो जब सत्र नहीं लगा है उस समय अगर मान लो कुछ कानून का जरूरत पड़ गया, तो उस समय राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसको हम बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। ये कब काम आता है समझ गए ना? सत्र चल रहा है तो विधेयक को यहां से लाएंगे, पारित करवा के यहां तक ले जा लेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन सत्र अभी नहीं बैठा है तो उस समय अगर कानून लाना है तो हम अस्थायी कानून ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अस्थायी कानून, जो उस समय आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। समझ आ रहा है? और उसी अस्थायी कानून को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अध्यादेश लाना बोलते हैं। क्या लाना बोलते हैं? और ये अध्यादेश अस्थायी है, मतलब ये 6 माह तक बस लागू रह सकता है। अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक मैक्सिमम लागू रह सकता है। उसके बाद अगर उसको पारित करवाना है तो 6 सप्ताह के भीतर, कितना सप्ताह? 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? क्लियर समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है? 6 माह। 6 माह मान लो पूरा हो गया, लेकिन उसको आगे भी कंटिन्यू करना है तो उसको स्थायी कानून बना सकते हैं। ये तो अस्थायी कानून था 6 महीने तक। अगर वो स्थायी बनाना है तो 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित करवा देंगे तो वो वही अस्थायी जो था वो स्थायी हो जाता है। आया कि नहीं समझ में? और ऐसा होता है मुख्य रूप से आर्टिकल क्रमांक 123 के तहत। अनुच्छेद क्या बता दो? 123 जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय पूरा डिटेल से देखेंगे कि अध्यादेश के बारे में पूरी जानकारी आर्टिकल 123 में मिलेगा। लेकिन अभी राष्ट्रपति का पावर देख रहे हैं तो ये सब उनके पास पावर है, हम पता चल रहा है। समझ आ पा रहे हैं? चलो पहला बता दो, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या किया जाता है? कानून निर्माण का प्रोसेस क्लियर है? किसके बिना प्रोसेस इनकम्प्लीट है? हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। और ऐसा काम कब होता है? जब सत्र चल रहा होता है। और सत्र नहीं चलता होता है तब क्या लाते हैं? अध्यादेश, जो मैक्सिमम कितने समय तक लागू रहता है? 6 माह तक। और स्थायी बनाने के लिए 6 सप्ताह के अंदर सदनों के पास समय होता है। आया बात समझ में? चलो इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वीटो पावर क्या होता है। कौन सा पावर? चलो, भारत के राष्ट्रपति को हम देखेंगे तो 3 प्रकार के, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का वीटो पावर प्राप्त है। ये वीटो पावर किसके संदर्भ में होता है? तो अगर मान लो कि कोई विधेयक है, कोई क्या है जल्दी बता दो? विधेयक। ये दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास चला गया? राष्ट्रपति के पास चला गया। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति उस समय क्या क्या कर सकता है उस विधेयक को लेके, वही पावर वीटो पावर कहलाता है। जो बोला समझ पाए क्या है ये? तो वीटो पावर क्या है एक बार जल्दी बता दो। तो यदि कुछ विधेयक है, किसके पास पहुंच गया बता दो?
दोनों सदनों से पारित होकर कहाँ चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया। तो अगर वो साइन कर दिया इसका मतलब वो वीटो पावर का उपयोग नहीं किया। लेकिन साइन न करने की दशा में वो क्या क्या कर सकता है, उसी को हम समझते हैं किसमें, वीटो पावर में। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो इनको देख लो कौन कौन सा वीटो पावर प्राप्त है बोलेंगे तो सबसे पहला बताओगे इनको प्राप्त है अत्यंतिक वीटो। कौन सा वीटो है, अत्यंतिक वीटो। आ रहा समझ में। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। समझ आ पा रहा है। दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। और निलंबन को क्या बोलते हैं, सस्पेंड। तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानेंगे। पीडीएफ दूंगा उसमें पूरा लिखा रहेगा। समझ आ पा रहा है, अभी ऐसे याद कर लो। अत्यंतिक वीटो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। निलंबनकारी को क्या बोलेंगे, सस्पेंसिव वीटो। और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, जेबी पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। आ रहा बात समझ में। तो ये राष्ट्रपति को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो कितने प्रकार का वीटो पावर प्राप्त है, 3 प्रकार का वीटो पावर क्या होता है, प्राप्त। क्लियर है। इस वीटो पावर का उपयोग कब करता है, जब उसके पास कुछ विधेयक पहुंच जाता है तब उसका क्या करेगा, उपयोग। क्लियर है तक सबका। चलो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं ध्यान से, क्या किस में अंतर होता है। इंग्लिश नाम याद रहेगा सबको। चलो इंग्लिश नाम एक बार बता दो। अत्यंतिक वीटो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। निलंबनकारी को सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट वीटो को जेबी पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेबी पॉकेट वीटो। ठीक है। अब इन्हीं तीनों के बारे में मैं यहाँ डिटेल लिख देता हूँ, कुछ कुछ खास बातें। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अत्यंतिक वीटो के बारे में या एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला चीज आता है एब्सोल्यूट वीटो का जब यूज करते हैं तो कुछ विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास गया है तो सीधा उसको उस विधेयक को मना कर सकता है कि मैं साइन कभी नहीं करूंगा, ऐसा वाला। समझ आ रहा है। तो इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से पूर्ण रूप से मना करना। क्या करना, मना करना। तो पूर्ण रूप से क्या करना जल्दी बता दो, मना करना को ही हम क्या बोलेंगे, अत्यंतिक के नाम से जानते हैं। अत्यंतिक वीटो मतलब उसको पूर्ण रूप से क्या कर देना, मना करना। और इसका यूज सबसे पहले हमको कहाँ देखने मिला था, प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था पूरे विश्व में। तो इसका यूज हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था जल्दी बताओ, ब्रिटेन में प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। तो वहीं से हमको यहाँ ये चीज देखने मिला। ठीक है। हमारे यहाँ इसका उपयोग कितने बार हो चुका है, तो हम एग्जाम्पल में 2 बार देखते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले देखने मिला था आपका 1954 में। कब देखने मिला था, और इस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जल्दी बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इस समय इनके पास आया था मुख्य रूप से इनके पास जो विधेयक गया था उसका नाम था पेप्सू प्रांत विधेयक। क्या था जल्दी बता दो, पेप्सी नहीं कौन सा विधेयक गया था, पेप्सू प्रांत विधेयक गया था। और उस पर इसने मना किया था पूर्ण रूप से। पेप्सू का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, इसका पूरा नाम होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या है जल्दी बता दो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पहले उसको पेप्सू बोलते थे पंजाब को, पहले। समझ आ रहा है। बाद में उसका नाम पंजाब पड़ा, उससे पहले क्या था, पेप्सू। तो पेप्सू प्रांत के लिए कुछ विधेयक आया था। कब कब आता है, 1954 को। उसको राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति, सीधा कौन सा वीटो का यूज किया था, अत्यंतिक वीटो का उपयोग करते हुए, यूज करते उस विधेयक को क्या कर दिया था, मना। समझ आ पा रहा है। दूसरी बार हमको देखने मिलता है 1991 में। कब कब आता है, इस समय जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। कौन थे, आर वेंकट रमन। समझ आ पा रहा है। तो आर वेंकट रमन देखते हैं ये कौन से विधेयक को मना किया था,
तो इसके पास एक विधेयक आया था जिसका नाम था, कुछ एक्ट आया था जिसका नाम था सपा एक्ट। कौन सा एक्ट था? सपा एक्ट जो था, जिसको बोलते हैं पेंशन एंड अलाउंस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंशन अलाउंस एक्ट जो था, जिसका नाम क्या रखा गया था शॉर्ट में? सपा करके रखे थे। इस एक्ट को किसने सीधा मना कर दिया? आर वेंकटरमन ने मना कर दिया था। समझ आ पा रहा है? और नियम ये कहता है कि एक बार जिस विधेयक को मना कर दिया गया, जब तक भारत देश है तब तक वो विधेयक कभी और आ ही नहीं सकता। समझ आ पा रहा है? इसलिए मना करना मतलब सोच समझ के करना है, क्योंकि यही विधेयक पूरे भारत देश का जब तक संविधान जीवित है तब तक ये विधेयक नहीं आ सकता दोबारा। कौन सा वीटो का यूज होने के बाद? अत्यांतिक वीटो का जिसमें लग गया वो विधेयक हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गया। नहीं नहीं, कभी उस नाम को लेके, उसमें जो पहलू कही गई है उस चीज को लेके नहीं ला सकते हैं। भले नया नाम से ऐसा होगा तो देख सकते हैं, लेकिन वही सेम चीज दोबारा आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए मना करना मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो, अब आते हैं कौन सा विधेयक, कौन सा वीटो के बारे में? निलंबनकारी। ये सबको क्लियर है यहाँ तक सबका? अत्यांतिक सबको क्लियर है क्या है? तो अत्यांतिक वीटो का मतलब बता दो। पूर्ण रूप से मना करना। पहला यूज ब्रिटेन में। भारत में इसका यूज कब कब हुआ था? 1954 में और 1991 में। 54 में कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। कौन सा विधेयक में? पेप्सू प्रांत विधेयक। और 1991 में आर वेंकटरमन। कौन सा एक्ट था? सप एक्ट। इसको आप डिटेल पढ़ना तो गूगल कर सकते हो कि इसमें क्या क्या थे, इस क्यों मना किया गया, पूरा डिटेल से मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलो, अब आते हैं निलंबनकारी वीटो का अर्थ क्या होता है। तो निलंबनकारी वीटो का अर्थ होता है कि इसको हम, अगर कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है तो उसको पुनर्विचार के लिए, कहां जल्दी बताओ, पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजा जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? किसी विधेयक को, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है लेकिन वो साइन नहीं करता है और बोलते हैं कि एक बार और इस पर विचार कर लीजिए, तो पुनर्विचार के लिए उसको वापस हम कहां भेज देते हैं? सदन में। कौन सा वीटो का यूज करके ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति? निलंबनकारी वीटो का यूज करके कर सकता है। और ये निलंबनकारी वीटो का इसको कब ऐड किया गया है, कब इसको जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तब इस वीटो को ऐड किया गया था। और ये वीटो कहाँ चलता था पहले, कहाँ से हम प्रेरित होकर इस वीटो को लाए हैं? तो आपको याद रखना है, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से जल्दी बताओ? फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर हुआ है। और ऐसा पुनर्विचार के लिए कई बार जाता है, तो कितना सारा याद रखोगे? समझ आ रहा है? तो ये नॉर्मल चीज है पुनर्विचार के लिए। लेकिन ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मात्र एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मात्र कितने बार? एक बार। और यही विधेयक अगर दूसरी बार आता है तो उसको साइन करना ही होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ या नहीं जल्दी बताओ? केवल कितने बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है बोलेंगे तो? एक बार से ज्यादा उस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि यह नियम इसमें लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है संविधान के अनुसार? तो वीटो में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखें? अत्यांतिक वीटो के तहत क्या कर सकता है? पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? मना कर देगा। आ रहा बात समझ में? निलंबनकारी वीटो के तहत क्या कर सकता है? किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मात्र कितने बार? एक बार। समझ में आ रहा है? और वापिस आएगा तो उसको साइन करना अनिवार्य होता है। आए समझ में? इसके बाद होता है नेक्स्ट हमारा कौन सा जल्दी बताओ? पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो जल्दी बताओ? चलो, पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है, जैसे कुछ विधेयक आया तो उस विधेयक को पारित करके ना तो हाँ बोलता है, ना तो ना बोलता है, ना तो कुछ जवाब देता है। जवाब पॉकेट में रख लेता है ऐसा बोल सकते हो। समझ आ पा रहा है? जब कुछ विधेयक आता है तो ना तो उस पर हाँ विचार है, ना तो ना है, ना तो कुछ भी प्रोसेस आगे करता है। समझ आ रहा है? उसको, उसी को बोलते हैं पॉकेट डूबे कराना। क्या बोलते हैं? पॉकेट डूबे। समझ आ रहा है? हाँ ना, ना तो कुछ नहीं बोलना। तो ये कौन सा वीटो का यूज करता है? पॉकेट वीटो का यूज करके करता है। ठीक है ना? और इसमें यदि हम देखेंगे ये चीज कहाँ देखने मिला था सबसे पहले, तो ये मिला था अमेरिका में। कहाँ देखने मिला था? अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। किस, कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और ध्यान ये रखना है कि इसका यूज कौन किया था, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है? तो इसका यूज हुआ था 1986 में। कब हुआ था?
और इस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे, इसने यूज किया था कौन सी वीटो का? पॉकेट वीटो का यूज किया। और जब कुछ जो एक विधेयक अभी लिखाऊंगा मैं, वो विधेयक उसके पास गया तो कुछ जवाब ही नहीं किया, ना तो ना हाँ, ना तो ना तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे, ना कुछ कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो पॉकेट वीटो का यूज कौन किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। कब किया था बता दो? 1900। और उस विधेयक का नाम है आपका डाक संशोधन विधेयक। क्या नाम था? डाक संशोधन विधेयक। और इस ऐसा क्यों किया, उसका भी कुछ रीजन अपन समझते हैं, ठीक है ना। जो ये जो डाक संशोधन जो विधेयक था, ठीक है, इस डाक संशोधन विधेयक में लिखा यह था कि यदि कुछ पार्सल आपके नाम से आता है तो पहले डाक विभाग वाले उसको खोल के देखेंगे, उसके बाद आपके पास पहुंचाएंगे। तो ये तो गलत था। ये तो प्राइवेसी वाला अधिकार को छीना जा रहा है एक प्रकार से। तो अभिव्यक्ति में अपन जानते हैं ना, प्राइवेसी का अधिकार है हमको। तो भाई आपका जो प्राइवेट जो चीजें हैं उसको दूसरा क्यों देख सके। इसलिए उस विधेयक, अगर मान लो कि अगर ये वाला वीटो यूज करता त्यांतिक, तो डाक संशोधन विधेयक फिर कभी आ ही नहीं सकता उस मामले पे। पुनर्विचार के लिए भेजते तो वापिस भेज देते उसके पास, तो उसको साइन करना पड़ जाता। तो इसलिए उसने पॉकेट वीटो का यूज किया और कुछ जवाब ही नहीं दिया। और नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रख सकता है, इसकी उल्लेख संविधान में किया ही नहीं गया है। अब वो 1 महीना रखे, 2 महीना रखे, 10 साल, 5 साल, जब तक वो है कितना भी समय तक रख सकता है। आया बात समझ में? क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने समय तक रखता है, इसका उल्लेख संविधान में है क्या? नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। आया बात समझ में? आए ना? चलो, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का वीटो पावर खत्म। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो, कितने प्रकार का वीटो पावर है बताओ? 3 प्रकार का। पहला अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, और तीसरा पॉकेट वीटो। अत्यांतिक वीटो का यूज करके क्या किया जाएगा? विधेयक को पूर्ण रूप से मना। अगर निलंबनकारी कर रहे हैं तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और पॉकेट वीटो का उपयोग कर रहे हैं तो ना तो हाँ बोलेगा, ना तो ना बोलेगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ हाँ। हम्म। हाँ, उसके समय आएगा तो जा सकते हैं ना। देखो, एक बार वो पॉकेट वीटो कर लिया है तो वापिस गया ही नहीं है सदन के पास, तो वापिस ना जाने की अवस्था में वापिस फिर वही दोबारा नहीं आ सकता। अगर वापिस भेजा होता तो बाद में आने का चांसेस रहता। हाँ, मतलब अगर राष्ट्रपति चेंज हो गया तब ऐसा किया जा सकता है क्या? तो सदन वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा टाइप का चीज तो कोई करेगा भी नहीं राष्ट्रपति, क्योंकि इसमें प्राइवेसी के अधिकार को खतरा है ना। आ रहा बात समझ में? तो उस विधेयक को देख देख के रहते हैं उसमें क्या चीज का उल्लेख है। अगर जनता के मौलिक अधिकार का कभी भी हनन होता है तो ऐसा विधेयक कभी पारित ही नहीं होगा, राष्ट्रपति साइन ही नहीं करता। क्योंकि राष्ट्रपति के अधिकार में भी ये बताया गया कि उनको देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करना है, ठीक है ना, और देश की भलाई के लिए सदैव काम करना है। समझ आ रहा है? तो ये देश की भलाई के लिए ऐसा कोई चीज अगर आता है तो वो साइन नहीं करता है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना? आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति। क्या देखेंगे? राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं। चलो चलो, ये बताओ, सबसे पहला चीज ये बताएंगे कार्यपालिका मतलब क्या होता है? कोई बताओ। कार्यपालिका हम किनको किनको सामूहिक रूप से हम कार्यपालिका कह सकते हैं, तो उसको जानना पहले जरूरी है अपन को। कौन सा ऑफिस? क्या बोल रहे भाई, कौन है? चलो, सामने ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका को समझते हैं कि कार्यपालिका के अंदर कौन आता है। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन आ सकते हैं, तो आप बताओगे। यहाँ पास कार्यपालिका के अंदर आता है प्रधानमंत्री। कौन आता है? प्रधानमंत्री। और उनके पूरे जो मंत्रिमंडल है, क्या बता दो?
प्रधानमंत्री हो गया, साथ ही साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है ना। और देश के समस्त अधिकारी, देश के समस्त क्या बता दो, अधिकारी, और देश के समस्त कर्मचारी, देश के समस्त क्या बताओगे, कर्मचारी। तो ये सब चीज को अगर हम मिला दें तो ये इनका ही काम होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका के अंदर ये सब चीज जो होते हैं ये आते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक। तो कार्यपालिका में सबसे हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री, फिर उसके मंत्रिमंडल हैं, फिर बहुत सारे अधिकारी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उस अधिकारियों के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो देश के कार्यों का संचालन करते हैं। इसीलिए हम इनको कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कार्यपालिका, ठीक है। तो ये तो समझे कि कार्यपालिका क्या है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की शक्ति के तहत ये बताया गया है कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी हम यहाँ देखने मिलते हैं, तो इसमें से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री हो गया, कोई मंत्रिमंडल हो गए, कोई अधिकारीगण हो गए, इन सब की जो नियुक्ति है, इन सब की क्या बता दो, नियुक्ति, ये राष्ट्रपति करता है। ये कौन करता है, राष्ट्रपति, क्योंकि उनके पास कौन सी शक्ति होता है, कार्यपालिका शक्ति है, जिसके तहत इन सभी लोगों की वो क्या करता है, नियुक्ति भी करता है। साथ ही साथ नियुक्ति के बाद इनको शपथ भी दिलवाता है। क्या दिलवाता है, शपथ भी दिलवाने का इनका क्या होता है, काम। समझ आ पा रहा है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे और क्या करता है इस पावर के तहत, तो इसको और क्या शक्ति प्राप्त है, तो देश में जितने भी संवैधानिक आयोग होते हैं, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, राजभाषा आयोग हो गया, समझ आ रहा है, ऐसे कई तमाम आयोग होते हैं, तो उन तमाम आयोगों का गठन करता है। आयोगों का क्या करेगा, गठन, और उन आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति। तो ये भी उनकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आएगा। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। तो जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उसका गठन, और उस संवैधानिक आयोग में विभिन्न अध्यक्षों का भी नियुक्ति कर सकता है, और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इतना आपको इनकी कार्यपालिका शक्ति में याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो फिर से देख लो, कार्यपालिका के अंतर्गत हम मेन किसको लेके चलेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, अधिकारी, कर्मचारी, इन सब की क्या करेगा ये, नियुक्ति, और जिनको शपथ दिलाना है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उनको क्या दिलवाएगा, शपथ। समझ आ पा रहा है ना। लेकिन जितने भी देश में आयोग होते हैं, जितने भी क्या होते हैं जल्दी बताओ, आयोग होते हैं, उन सभी आयोगों का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, और उन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के तहत, कार्यपालिका शक्ति। समझ आ रहा है यहां तक सबको। तो कार्यपालिका में इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबका। चलो, कार्यपालिका शक्ति के बाद देखते हैं राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, देखो विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसे अधिकार जो देश के अन्य नागरिक को प्राप्त ही नहीं है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, जिस सबके लिए संविधान समान होता है, लेकिन जिनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है उनके लिए उनको एक्स्ट्रा अधिकार दिया जाता है। समझ आ पा रहा है। तो उसको हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास अलग से क्या क्या चीजें प्राप्त हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें हम देखेंगे, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जब तक पद में होते हैं तो उनको निशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। निशुल्क आवास, और छोटा मोटा घर नहीं देंगे इनके लिए होता है राष्ट्रपति भवन। क्या होता है, राष्ट्रपति भवन, वहीं ये रहते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं, है ना। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में उनको क्या दिया गया है, निशुल्क आवास, और क्या चीज का निर्माण किया गया है, राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन को लेके एक दो क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति जो भवन है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना है। तो ये बना है रायसीना की पहाड़ी के ऊपर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर, रायसीना की पहाड़ी पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो रायसीना की जो पहाड़ी है वो कौन से पर्वत का अंश है, कौन से पर्वत का हिस्सा है, तो ये है अरावली पर्वत। क्या बताओगे, अरावली पर्वत है कहाँ, राजस्थान में, वहीं का हिस्सा यहाँ तक आया है। समझ आ रहा है, दिल्ली रेंज तक।
मतलब अरावली पर्वत का जो दिल्ली में विस्तार है ना, उसको दिल्ली रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसी दिल्ली रेंज के अंतर्गत आता है कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। उसी पहाड़ी पर कौन सा भवन है? और इसमें कुल कमरे की संख्या कभी कभी दे देता है, तो कितना कमरे हैं? 340 कमरा। किसमें राष्ट्रपति रहता नहीं पता, लेकिन टोटल कमरे 340। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, तो ये हो गया पहला विशेषाधिकार, बातें ना करें। दूसरा इनका विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति का जो आय अगर हम देखें, उसका पेमेंट कितना होता है? तो होता है कितना लाख? 5 लाख। एक महीने का ना 5 लाख प्रति माह होता है। और इस जो भी इनको पैसा मिलेगा उस पे टैक्स कभी नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स फ्री इनको पैसा मिलेगा पूर्ण रूप से। आ रहा समझ में? बाकी जैसे जो भी अदर कर्मचारी है तो उनका इनकम टैक्स कट जाता है, इनका कोई इनकम टैक्स कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि इनके आय पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाता है। यहां तक क्लियर सबका? इसके अलावा राष्ट्रपति, बातें ना करें, जब तक पद में होते हैं, जब तक क्या होते हैं? पद में होते हैं, तो उस पर कौन सा मुकदमा कभी नहीं चल सकता? तो फौजदारी मुकदमा। कौन सा मुकदमा? फौजदारी को ही अपन बोलते हैं आपराधिक। क्या बोलते हैं? आपराधिक मामला के नाम से जानते हैं। और एक होता है दीवानी मामला। कौन सा मामला? दीवानी मामला में सिविल मामला या धन से संबंधित मामले आते हैं, पैसे से रिलेटेड, तो ऐसा मामला चलाया जा सकता है। लेकिन कौन सा मामला कभी नहीं चल सकता? फौजदारी या आपराधिक। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर यदि कुछ अपराध करता है तो जब तक वो पद में है तब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना ही उसको न्यायालय वाले ले जा सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर सबका? तो ये हो गया राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में ये 3 चीजें याद रखना। चलो सबसे पहले बता दो, निःशुल्क आवास उनको उपलब्ध है, उनके आय पर कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और जब तक वो पद में है तो कौन सा मुकदमा दायर नहीं हो सकता है? फौजदारी, या इसी का हम क्या बोलेंगे? आपराधिक मामला कहते हैं। क्लियर है सब कहां तक? हाँ है ना? आओ चलो एक शक्ति और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे ना। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार। चलो राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार शक्ति है, विवेकाधिकार का मतलब बताओ क्या होता है? अपने विवेक से जो कार्य कर सके, जो जिस समय किसी को पूछने की आवश्यकता ना हो उसको, तो उस अधिकार को हम क्या बोलते हैं? विवेकाधिकार। क्योंकि नियम ये कहता है राष्ट्रपति कुछ भी यदि काम करता है तो उसको प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ता है। वो जैसे सलाह देंगे वैसे उनको कार्य करना होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा उनके पास शक्ति है जिस पर वो अपने विवेक का भी यूज कर सकता है। समझ आ पा रहा है? तो उसी को हम विवेकाधिकार शक्ति कह सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो विवेकाधिकार शक्ति का यूज अगर हम देखें ध्यान से, तो दो जो चीजें हैं विवेकाधिकार शक्ति का अगर हम देखें, जैसे कि मान लो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है? अब लोकसभा का चुनाव जब होता है तो जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, क्या मिल जाता है? बहुमत। और लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होता है? तो 273। 72 तो से थोड़ा ज्यादा लाना है नहीं नहीं, ठीक है ना, वो पासिंग मार्क्स है एक्स्ट्रा। कितना लेके चलते हैं अपन? 273 सीटें लाना होता है लोकसभा का, तो उनको हम मान सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए उनके पास बहुमत आ चुका है ना? लेकिन मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, बातें ना करें, और किसी भी पार्टी को 272 या 273 सीटें नहीं मिल पाया, ठीक है ना? तो उस समय क्या होगा? क्योंकि सरकार तो उनको बनाना है लेकिन उनके पास बहुमत है क्या? नहीं। तो उनको गठबंधन करना होता है। क्या करना होता है? तो गठबंधन करने के लिए उनके पास ना 30 दिन का टाइम होता है। कितने दिन का? 30 दिन के भीतर जैसे तैसे गठबंधन करके सरकार बनाना है। और कितना सीट जुटाना है उनको? टोटल 273 सीट अपन लेके यहाँ चल रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और मान लो कि 30 दिन हो गया खत्म, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भी पार्टी गठबंधन करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना?
तो राष्ट्रपति उस समय अपने विवेक के आधार पर, राष्ट्रपति उस समय क्या बता दो, अपने विवेक के आधार पर जिनको प्रधानमंत्री बनाने का मामला चल रहा है, किसको बनाएंगे ऐसा करके उसी में उन लोग, समझ आ रहा है ना कि टाइम ले रहे हैं, तो उसी में से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है, किसी भी को क्या बना देता है, प्रधानमंत्री, वो जिसको बनाना चाहे उसको। समझ आ पा रहा है? तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है विवेकाधिकार में। ध्यान दो इधर सब लोग कि लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और इस बार ऐसा हुआ किसी भी पर्सनल पार्टी, एक ही पार्टी को इतना बहुमत मिला है क्या? नहीं। तो गठबंधन किए और उसके बाद सरकार बना है ना? किसकी सरकार है? एनडीए का, ठीक है ना? और इंडिया गठबंधन को थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा नहीं बहुत कम पड़ गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अगर ये प्रोसेस चलता है, ज्यादा समय ले लेते हैं, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी भी को क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री बना सकता है। क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके विवेकाधिकार शक्ति में ये लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो इस समय उनका ज्यादा काम आता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? इसके अलावा मान लो किसी कोई यदि सदन का अगर कोई सदस्य है, सदन का क्या है जल्दी बता दो, सदस्य है, ठीक है ना? और सदन का सदस्य है, और इसको जैसे कि सदन के सदस्य के लिए भी योग्यता अयोग्यता का कुछ सवाल अगर जाता है, अगर मान लो कोई सदस्य है और उस पर सवाल उठ रहा है अयोग्य होने का, क्या होने का जल्दी बताओ, कि इस व्यक्ति को सदन में रहने के लिए योग्य नहीं है, मतलब अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करके योग्य है या अयोग्य है वो ऐसा बता सकता है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? और इसके अलावा भी हम लोग मुख्य रूप से अपन जेबी पॉकेट वीटो को देखें। क्या देखें जल्दी बता दो? वो भी ना इसके विवेकाधिकार में आता है। बाकी जो होता है तो उसके लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेता है, लेकिन जेबी पॉकेट वीटो अपने मन से वो कर लेता है। समझ आ पा रहा है? तो ये भी उनका विवेकाधिकार में हो गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? अगर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद क्या ना मिले, बहुमत, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी को भी क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री बना सकता है। क्लियर है सबका? अगर जब भी सदन में किसी सदस्य पर योग्यता या अयोग्य का प्रश्न उठता है, तो उस पर पूरा कौन अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को अपने विवेक के आधार पर वो बताएगा। ठीक है? और जेबी पॉकेट वीटो अपन इससे पहले देखे, वो भी इनके विवेकाधिकार में आता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना? चलो, तो आज यहां तक देखते हैं राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति तक। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कल राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यायिक शक्ति के तहत किनकी किनकी नियुक्ति करता है, किससे सलाह ले सकता है, ठीक है ना? क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, तो वो सब यहाँ देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा आपका मुख्य रूप से हम देखेंगे आपातकालीन शक्ति भी इनको प्राप्त है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना? राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये भी उनको शक्ति है। समझ आ पा रहे हैं? साथ ही साथ देखेंगे वित्तीय शक्तियां। क्या पढ़ेंगे बता दो? वित्तीय शक्ति क्या होता है उसको लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो ये सब शक्ति और बचा है, इसको कल कर लेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? चलो, तो आज यहाँ तक लिख लेना अच्छे से, बाकी कल देखते हैं। ठीक है?